तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज की इस वीडियो के लिए क्या कहूँ तुम लोगों को। तुम लोग बस खुद ही पूरी की पूरी वीडियो को जानो और बताना कि मुझे क्या इंट्रो देना चाहिए था। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एंड बिग शाउट आउट टू आवर सेक्टर डिसाइपल एफएफ एनिमे विजुअल जिन्होंने हमारे मेंबरशिप्स को लेके यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाया। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि वालिन किस तरीके से हमारी दूसरी भाभी को फंसा के उस पवेलियन के अंदर में एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसे मिली एक बूंद दारू एंड उसी दारू के नशे में वो बेहोश हो गया तकरीबन 1 सालों के लिए। और 1 सालों तक सोने के बाद जब वो होश में आता तो उसके बॉडी के अंदर से दारू की बदबू आ रही थी, इसके साथ साथ पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन की। वालिन जब वहाँ पे उठता है तो वो एक्चुअली में फील कर पा रहा था कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुकी है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे लौंडा चौंक गया, क्योंकि एक बूंद से अगर इतना कुछ हो सकता है तो सोचो वालिन के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है ये 10 बूंदें। तभी उसको ख्याल आता कि कहीं गलती से वालिन इतने दिनों के लिए तो नहीं ना सो गया जितना दिन किसी भी कल्टीवेटर को पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए लग जाता है, वरना इससे तो वालिन का एक तरीके से नुकसान ही हो गया और कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वालिन वहाँ पे नोटिस करता है कि ये जो जगह है वो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। अगर उसका डोमेन पूरी तरीके से एसिडेंट लेवल पर होता तो वो आसानी से यहाँ पे एसिडेंट लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचा एंड एसिडेंट लेवल के पास, लेकिन उसका डोमेन अभी भी पीछे है, जिस वजह से वालिन यहाँ पे फिलहाल कल्टीवेट नहीं कर सकता। वालिन जैसे इस पवेलियन के ऊपर में पहुंचा था तो उसी दौरान उसे यहाँ पर एक सील टोकन टाइप का चीज़ मिल गया, जिसकी मदद से ये वापस इस केव से बाहर जा सकता था। जिसके बाद ये बेहोश हुआ एंड जब वो होश में आता तब उसने यहाँ पर ट्राई किया कि इस टोकन का इस्तेमाल करके वापस हम लोग एग्जिट लेते हैं। लेकिन इससे पहले वालिन ने वो जो जार था जिसके अंदर में वो 10 बूंद दारू थी उसको आराम से बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में रख देता है, लेकिन लौंडा यहाँ पे इनसे क्या होता, जिस वजह से उसने वापस से बाहर निकाला, कई सारे रिस्ट्रिक्शन और सील्स को उसके ऊपर में क्रिएट किया, तब जाके अपनी बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में रखा, क्योंकि ये अनमोल रतन है वालिन के लिए। वालिन सोच रहा था कि इन फ्यूचर मौका मिलेगा तो वो वापस आके जरूर एक्सीडेंट में यहाँ पर ब्रेक थ्रू करेगा। इसके बाद ही वालिन ने उस टोकन का इस्तेमाल करके एग्जिट किया तो वो वापस से उस केव के एंट्रेंस के पास में पहुंच चुका था। तभी वहाँ पे वो नोटिस करता है कि वो खून के छींटे जो कि याओ शीशु के साथ में लड़ाई के वक्त मिले थे वो अभी भी वहीं पर है, मतलब वो सही जगह पर टेलीपोर्ट हुआ है। वो थोड़ा सा डर रहा था कि कहीं वहाँ ना टेलीपोर्ट हो जाऊँ। जिसके बाद वालिन वहाँ पे उस रिवर्ड ड्रैगन पाथ, हाँ वो जो बीच से बना है वो रास्ता उसका नाम रिवर्ड ड्रैगन पाथ था, तो उसके ऊपर में काफ़ी तेज़ी से जाने लगता है, मतलब एग्जिट की तरफ, उस प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पे ये लोग एकदम स्टार्टिंग में अपीयर हुए थे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर में वालिन पहुंच गया, क्योंकि ऑफकोर्स कल्टीवेशन बढ़ गई है, इसी वजह से मतलब कुछ मिनट्स लगे। इसके बाद जैसे वहाँ पे वालिन पहुंचता है तो वहाँ पर जाने के बाद वो सीधा एग्जिट नहीं लेता, बल्कि एक्चुअली में याओ शीशु की जो भी बैग्स ऑफ होल्डिंग्स थी, तुम्हें याद होगा कि उसने उसकी 4 पोटलियों को वहाँ पे चुरा लिया था, जिसे एक एक करके वो चेक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले पोटली को जब वो चेक करने का ट्राई करता है तो उसके डिवाइन सेंस वहाँ पे वापस पीछे की तरफ हट गई। इस दौरान वालिन ने इस चीज़ को नोटिस किया कि बैग ऑफ होल्डिंग्स के ऊपर में ऑलरेडी किसी का डिवाइन सेंस होता है, जिस वजह से तुम उस चीज़ को एक्सेस कभी कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वालिन जब इस चीज़ को गौर से देखता है तो उसने यहाँ पे नोटिस किया कि एक्चुअली में इस बैग ऑफ होल्डिंग्स के ऊपर में यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर की डिवाइन सेंस है, ना कि याओ शीशु की। एंड इस दौरान वालिन यहाँ पे हल्का सा चौंकता है, क्योंकि जिसके भी पास अपनी बैग ऑफ होल्डिंग्स होती है तो वो लोग अपने ही डिवाइन सेंस से उस चीज़ को लॉक करते हैं, ना कि दूसरे की। एंड यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर ने एक ऐसा मेथड ढूंढ लिया था कि अपने डिवाइन सेंस की मदद से उस चीज़ को लॉक तो किया, लेकिन उसने इस चीज़ का एक्सेस अपनी बेटी को भी दे दिया था, जिससे वालिन समझ जाता है कि ये जो ब्लड एंसेस्टर है वो कितना क्रिएटिव स्मार्ट लौंडा है। उसके मन में एक टाइम के लिए रिस्पेक्ट आ चुका था ब्लड एंसेस्टर के लिए, क्योंकि उसके अंदर में वो सिमिलैरिटीज नज़र आ रही थी जो कि किसी भी एक कनिंग कल्टीवेटर के अंदर में होती है, एंड वो चाहता था कि एक बार ज़रूर वो मिले इससे। इसके बाद वालिन ने वहाँ पे और भी पोटलियों को जब रिसर्च किया तो उसे पता चलता है कि दूसरे के अंदर में अनगिनत मात्रा में स्पेशल जेट्स है, इतनी ज़्यादा कि वालिन को जो दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 10% था, और सोच लो कितने ज़्यादा होंगे उसके अंदर। इसके बाद तीसरे बैग्स ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में ऑफकोर्स एक लड़की का बैग्स ऑफ होल्डिंग है, जिस वजह से वहाँ पे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, परफ्यूम, ड्रेसेस, ये सभी चीज़ें थी। इसके बाद चौथे वाले के अंदर में वहाँ पे वालिन को नजर आता है ब्लड सोल पिल, एंड वो यहाँ पे श्योर था कि उसे ये जो 10 ब्लड सोल पिल्स यहाँ पे नजर आ रही है एक्चुअली में रियल होंगे, फेक नहीं, क्योंकि याओ शीशु फेक लेके खुद क्यों घूमेगी। इसके साथ साथ उसी बैग्स ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में इसे वो कंपास मिला जिसके अंदर से वो लोग इसके अंदर एंटर किए थे। वालिन ने उसे यहाँ पर निकाला, जिसके बाद वो उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देता है, और उसके ऊपर में वहाँ पे याओ शीशु की डिवाइन सेंस थी, जिस चीज़ को वालिन ने पूरी तरीके से हटा दिया एंड खुद की डिवाइन सेंस को डाल देता है। इसके बाद वालिन ने जब आसपास के सराउंडिंग्स को चेक किया तो वो फाइनली उस स्पिरिचुअल एरे को भी पहचान लेता है कि कौन से पोजीशन पे उस चीज़ को सेट किया गया था, जिसके बाद वालिन इसके अंदर में एंटर कर पाया। तो वालिन उस जगह पे जाके उस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, जिसके अंदर में वालिन खुद तो एंटर कर सकता था, लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरा कोई एंटर करने का ट्राई करेगा तो वो कहीं और पहुंच जाएगा।
किसी स्पेस के अंदर में। इस बात की गारंटी नहीं है कि वो स्पेस में ज़िंदा बचेगा या फिर मर जाएगा। वालिन बहुत खुश था क्योंकि इस कुछ महीनों के अंदर में उसके साथ में बहुत अच्छी चीज़ें हुई। 1 सालों के अंदर वो पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुँच गए। इसके साथ-साथ 4-4 बैग्स ऑफ होल्डिंग्स मिल गई, जिसके अंदर में 3 के अंदर में काफ़ी रेयर चीज़ें हैं, लेकिन 1 के अंदर में फालतू का चीज़, जिनमें से 2 को वो एक्सेस कर पाता है, 1 को नहीं कर पाता और 1 उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं वालिन की ये जो न्यू लुक्स के अंदर में ऑर्नामेंट्स और ड्रेसेस लग रहे हैं, ये एक्चुअली में याव शीशु की ही पोटली से निकाल के वालिन पहनने वाला है। तुम लोग अपनी राय बता देना। इसके बाद वालिन फाइनली उस केव से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसने जब आसपास के माहौल को चेक किया तो उसे लगता है कि सब कुछ सिमिलर ही है जब वो एंटर किया था उसी टाइम के दौरान, क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। जिसके बाद वालिन को लगता है कि चलो ज़्यादा टाइम नहीं बीता होगा। वालिन तेज़ी से अपने कैंप की तरफ में बढ़ने लगा, लेकिन इसी दौरान कैंप का सीन अलग ही नज़र आता है। वहाँ पर एक ब्लैक फॉग टाइप का रेस्ट्रिक्शन उस पूरे कैंप को घेरे वहाँ पर खड़ा था एंड उसके अंदर में 4 पावरफुल कल्टिवेटर्स थे, जिनमें से एक आदमी ने ब्लैक आर्मर पहना हुआ था एंड उसी के पास में हम लोग को सीमा यान भी नजर आता है। तो इसी दौरान वालिन जैसे उसके अंदर में एंटर करने वाला था तो उन लोगों ने उसे रोकने का ट्राई किया, बोला इंट्रूडर स्टॉप, लेकिन इन्हें तो याद भी नहीं है कि वो एक्चुअली में कमांडर है। इसके बाद हम लोगों को वहाँ पे वो जो 4 पावरफुल कल्टिवेटर्स नजर आ रहे थे वो एक्चुअली में सबके सभी कमांडर्स थे, जिनमें से वो जो 2 था वो एक्चुअली में अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था, एक मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर एंड ब्लैक आर्मर वाले के बारे में नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये तीनों मिलकर वहाँ पे वालिन के ऊपर में हमला कर देते क्योंकि ऑफकोर्स रोकना उन लोगों को, क्योंकि इंट्रूडर आ रहा है। लेकिन मामला अलग था। वालिन की कल्टीवेशन पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है, जिस वजह से वालिन जैसे इनके थोड़े से रेडियस में आता है ना, उसी दौरान ये लोग इसकी ऑरा को फील कर पा रहे थे। उसी दौरान वहाँ पे वो जो अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर थे वो वहीं पर रुक गए। हिम्मत नहीं थी कि वो लोग आगे बढ़ जाए। मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाला थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ा था, तभी वालिन ने वहाँ पे चिल्ला दिया, हट जाओ मेरे रास्ते से। जिसके बाद उसकी आवाज़ की गूंज से वो मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन भी वहीं पर रुक जाता है। सीमा यान की देख के इन चीज़ों को फट गई थी। वो अपने मन में सोच रहा था कि 6 महीने पहले जो भी हुआ, काश मैंने उसके अंदर में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा होता एंड उसकी लिटरल यहाँ पे पेशाब निकल रही थी। इसी दौरान वो ब्लैक आर्मर वाला कल्टीवेटर अभी भी वहाँ पर खड़ा है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी। वालिन सीधा चीरता हुआ उस फॉर्मेशन को अंदर की तरफ में एंटर कर जाता है एंड उन तीनों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो वालिन को रोके, जिसके बाद वो लोग रास्ता साइड कर देते हैं। उस ब्लैक आर्मर वाले कल्टीवेटर के पास वालिन जैसे ही पहुंचता है तो उसी दौरान उन लोगों के बीच में नोक-झोंक वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इन लोगों के बीच नोक-झोंक में क्या हुआ मैं बताऊंगा, लेकिन इसी दौरान हमें ये भी मालूम चला कि एक्चुअली में वालिन 1 साल से यहाँ पर गायब था, जिस वजह से डीमन जनरल ने इसे यहाँ पे निष्कासित कर दिया। मतलब अब वो एक कमांडर नहीं रहा। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चला कि सीमा यान भी इसके अंदर में कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिस वजह से उसकी फटी हुई थी। तभी हम लोग वापस से इनकी फाइट पर आते हैं। ये जो ब्लैक आर्मर वाला कल्टीवेटर था ये लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है, लेकिन वालिन पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। जिस वजह से इन दोनों का जो गैप है वो इतना ज़्यादा है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वालिन ऑलमोस्ट एसिडेंट लेवल पर है और ये अभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर ही है, भले ही वो लेट ही क्यों ना हो। जिस वजह से इन दोनों का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था। इस दौरान इनके बीच में वहाँ पे फाइट भी होती है, उसने वहाँ पे काफ़ी अच्छे हमले भी किए, लेकिन स्टिल वालिन की जो पावर्स थी ना, उसके सामने उसके अटैक्स कुछ भी नहीं थे, जिस वजह से वालिन ने उसे कुछ ही मोमेंट्स के अंदर में हरा दिया। हराने के बाद वालिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, बल्कि सीधा उसने पूछा कि आखिर मेरे कंपेनियंस हु पाव और 13 कहाँ पर है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे सीमा यान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, वो बस सोचता है कि आखिर मैं क्या बोलूँ। लेकिन इसी दौरान वालिन ने अपने डिवाइन सेंस को फैलाया और उसे महसूस होता है कि उसके रेडियस के अंदर में 13 और हु पाव दोनों ही अवेलेबल नहीं थे। जिसके बाद उसका दिमाग सटक गया। उसने अपने हाथ को बढ़ाया और काफ़ी तेज़ी से खींचता हुआ सीमा यान उसके हाथों में आ गया। उसकी गर्दन इसकी मुट्ठी के बीच थी एंड उसने पूछा यहाँ पर कि आखिर 13 और हु पाव कहाँ पर है। जिसके बाद वहाँ पे सीमा यान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में वो कहाँ पर है। जिसके बाद वालिन के पास अपने ही हथकंडे हैं उस बारे में पता करने के लिए। वालिन ने अपने सोल सर्च को वहाँ पे इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसकी ओरिजिन सोल सीमा यान के ओरिजिन सोल के अंदर में झांकना शुरू कर देती है। एंड इस दौरान हमें पता चलता है कि जब 6 महीने तक वालिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तब वहाँ पे कमांडर के जैसे ही पद छीन लिया गया, तो वहाँ पे हु पाव ने डिसाइड किया कि वो वापस से अपने ट्राइब के पास चला जाएगा। लेकिन 13 एकदम कट्टर फॉलोअर है वालिन का। उसने डिसाइड कर लिया था कि जब तक वालिन वापस नहीं आता तब तक वो नहीं जाएगा, जिस वजह से वो यहीं पर रुक जाता है। हु पाव जब अपने ट्राइब के पास में लौट रहा था, तब उसी दौरान वहाँ पे सीमा यान ने उसके ऊपर में हमला कराया एंड ये कह क्या कि वो कुछ चुरा कर या फिर हम लोगों के कुछ नियमों को तोड़ के जा रहा है, जिस वजह से हम लोग को उसके ऊपर में एक्शंस लेने पड़ेंगे। एंड ऐसा करके उसने उसे पकड़ लिया और उसे एक केज में डाल देता है। एक काफ़ी डार्क प्रिजन है वो, जहाँ पर सबका जाना आना अलाउड नहीं है।
इनफैक्ट सीमा यान का भी वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सेस नहीं था। एंड इस दौरान हम लोग को 13 के बारे में भी पता चला कि एक्चुअली में 13 के ऊपर में भी सीमा यान ने कुछ अलग टाइप की एप्लीकेशंस को लगाकर उसे भी पूरी तरीके से हरा दिया, उसके मेरिडियंस को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब वो पूरी तरीके से घायल हो चुका है। इसके बाद ही उसे भी डार्क प्रिजन के अंदर में रख दिया था, लेकिन एक्चुअली में सीमा यान को नहीं पता कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद वालिन समझ चुका था कि इनके डिसाइपल्स के साथ में क्या हो चुका है, जिस वजह से वालिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसने अपनी मुट्ठी के अंदर में सीमा यान की गर्दन को पूरी तरीके से मरोड़ दिया। उसकी आंखें बाहर आती है और आंखें बाहर नहीं आती बल्कि उसकी बॉडी के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। बहुत भयानक मंजर था, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इसके बाद वालिन उसको फेंक देता, सीधा अपने हाथों को बढ़ाता है एंड उससे पूछता है कि 13 कहाँ पर है। जिसके बाद ब्लैक आर्मर वाले कल्टिवेटर ने बताया कि 13 उसे डार्क प्रिजन में मिला था। एंड इसी दौरान वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि डीमन जेनिन बारबेरियन ट्राइब वाले में से किसी एक को ढूंढ रहा है। जिसके बाद ब्लैक आर्मर वाले ने पूरी तरीके से उसे वहाँ पे रिकवर किया एंड हील अप करने के बाद वो डीमन जनरल को दे देता है। जिसके बाद डीमन जनरल क्या कर रहे हैं इस बारे में अभी भी नहीं पता। इस चीज़ को सुनकर वालिन ने वहाँ पे उसे जान से नहीं मारा, क्योंकि उसने यहाँ पर उसकी जान बचाई, इनफैक्ट उससे रिकवर किया, जिस वजह से वालिन उसकी जान को बख्श देता है। लेकिन स्टिल उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद वालिन वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। अब वो जाने वाला था डीमन जनरल के पास, लेकिन यहाँ पे उस ब्लैक आर्मर वाले कल्टिवेटर ने बताया कि वो डीमन जनरल ऑलरेडी क्लोज डोर कल्टिवेशन में जा चुके हैं, जिसका मतलब उनसे मिल पाना इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ उनके पास में जो ट्रांसफ़र एरेज वगैरह थे जो कि उनके पास ले आते थे, वो सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। वहाँ पे 6 दरवाजे हैं जिसकी गार्डिंग्स बहुत ज़्यादा ही टाइट है, तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर तुम्हें जाना है तो उसको तोड़ कर अंदर जाना पड़ेगा। वालिन ने पूरा मन बना लिया था कि वो 13 को बचाने जाएगा। जिसके बाद वालिन उस कैंप से सीधा निकलता है और जाने लगता है उस डीमन जनरल की तरफ। रास्ते में जाते हुए वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर वो एक कैसा कल्टीवेटर है। मतलब वो यहाँ पे मन में कंफ्यूज था कि उसे 13 और हु पाओ को बचाने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि एक्चुअली में अभी वो जो करने वाला है इसके बाद पूरी एंशिएंट डीमन सिटी क्या पूरा ये एम्पायर उसके खिलाफ हो जाएगा। मतलब इसका सर्वाइव कर पाना इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस दौरान वो थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या बचाना वर्थ इट है या फिर नहीं। इसी दौरान उसके मन में आता है कि वो एक हीरो नहीं है, वो किसी के लिए एक विलन भी नहीं है, लेकिन उसके मन में जो लगता है कि ये चीज़ सही है एंड ये होनी चाहिए तो वो ज़रूर करता है। जिस वजह से 13 के लिए उसके पास में सिंपैथी तो नहीं थी, लेकिन जो भी उसके साथ में हो रहा है वो सब कुछ गलत है। एंड ये सभी चीज़ों का कारण कोई और नहीं बल्कि वालिन है, क्योंकि वही इसे यहाँ पर लेके आया, 1 सालों के लिए गायब हुआ, जिस वजह से ये सभी चीज़ें हुई। एंड अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर नहीं हुआ होता तो आज 13 सही सलामत होता, या फिर उसके ऊपर में जो भी हो रहा होता वालिन का ब्लेम नहीं आता। एंड वालिन इसी ब्लेम को हटाने के लिए अब उसने सोच लिया था कि वो डीमन जनरल से लड़ने वाला है। एंड अब वो मोमेंट स्टार्ट होता है जिसके बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो होने वाला तुम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वालिन सीधा पहुंच जाता है उस गेट के पास में और वहाँ पे वो छठा गेट था। उसके सामने में कुछ 100 से 1000 कल्टीवेटर्स वहाँ पे खड़े थे, मतलब सोल्जर्स वगैरह। एंड उन लोगों ने वालिन को रोकने का ट्राई किया। उनके बॉडी के अंदर से काफ़ी तेज़ डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज वहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाती है एंड उन्होंने काफ़ी तेज़ी से वालिन के ऊपर में अटैक भी शुरू कर दिया। लेकिन वालिन यहाँ पे लड़ने के ही मूड से आया है। वालिन ने वहाँ पे निकाला अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड और एक एक करके हमला करना शुरू कर देता है। उनकी सभी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी ऑब्जर्व कर रहा था, हमला भी कर रहा था। इसके बाद उसने आसानी से इन सभी सोल्जर्स को हरा दिया। छठे गेट को वो वहाँ पे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसके अंदर में तकरीबन फिर से 1000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स थे, जिनके साथ वालिन की वहाँ पे फाइट होना शुरू हो गई। सेम सिचुएशंस थी, सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ में उन सभी को वहाँ पे मार रहा था, काट रहा था। एंड इतना भयानक मंजर था ना कि तुम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उन सभी के सभी 1000 सोल्जर्स को उसने पूरी तरीके से तो नहीं मारा, लेकिन उसने एक ऐसा पाथ बना लिया था उन सभी कल्टीवेटर्स के बीच लाशों को बिछाकर कि वो सीधा 5th डोर की तरफ में आसानी से जा सकता था। जब उस तरफ में जाना शुरू करता है, उसने वहाँ पे लिटरली जब 5th डोर को भी तोड़ा तो वहाँ पे तकरीबन लाखों की तादाद में वही डिमोनिक सोल्जर्स अवेलेबल थे। एंड वो लोग भी वहाँ पर वालिन के ऊपर में हमला करना शुरू कर देते हैं। और मामला यहीं पर नहीं है, बल्कि वो जो पीछे की तरफ में कुछ 1000 में कल्टीवेटर्स बच गए थे, वो लोग भी वालिन के ऊपर में हमला कर रहे थे। एंड इस दौरान वालिन फिर से उनके ऊपर में काफ़ी कहर बरसाते हुए हमला करना शुरू कर देता है। इन सभी को मारने के बाद इन सभी के बीच में फिर से एक ओपनिंग को क्रिएट करके वालिन नेक्स्ट डोर को भी तोड़ दिया, जिसके बाद वहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स लाखों की तादाद में बहुत ज़्यादा ही थे, मतलब तकरीबन 1 से 1.5 लाख के बीच में थे। और यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 लाख कल्टीवेटर्स ही नहीं थे, बल्कि उनके बीच एक ओल्ड मैन था जिनकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट वालिन के बराबर थी, पिछले वाले वालिन की, जो कि मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था। इन सभी के साथ में वालिन का फाइट वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एंड इस दौरान इस बुड्ढे के अंदर में कुछ तो बात थी, क्योंकि ये बुड्ढा वही है जो कि वालिन से पहले मिल चुका था, जो कि स्टीवर्ट के साथ में आया था जब वालिन ने वहाँ पे 500 सोल्जर्स को मारा था, याद होगा इस वीडियो में मैंने बोला था। तो उसी वाले बुड्ढे की बात यहाँ पे कर रहा हूँ।
इस बुड्ढे ने भी यहाँ पर जो आसपास में जितने भी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज थी उन सभी सोल्जर्स की, उन सभी को एक साथ इकट्ठा गैदर करके एक बड़े से पाइथन को क्रिएट किया, जिससे वो सीधा वाली के ऊपर में हमला कर देता है। और इस पाइथन का हमला करने के लिए वालिन को एक काफ़ी तेज़दार हमला करना पड़ेगा, जो कि था फिंगर ऑफ डेथ। फिंगर ऑफ डेथ को वालिन ने पहले भी इस्तेमाल किया, लेकिन इस दौरान जो इस्तेमाल करने वाला था उसके अंदर में इसने आसपास से जितनी भी डिमोनिक एनर्जीज थी सबको अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जो डीमन सोल्जर्स अवेलेबल थे उनकी भी बॉडीज अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। एंड इस दौरान उन लोगों के ऊपर में कुछ ऐसा कहर आ चुका था कि वो लोग इस चीज़ को रोक भी नहीं पा रहे थे। तुम्हें पता उनकी कल्टिवेशन ऑलरेडी कम है और वालिन पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच चुका है एंड अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हमलों को कर रहा है, जिस वजह से उनके ऊपर में ब्लैक ऐश हो रहा था। वालिन ने जैसे ये हमला किया तो वो जो पाइथन था पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। ऑफकोर्स फिंगर ऑफ डेथ कितना पावरफुल है तुम्हें भी मालूम है। इसके बाद ये ओल्ड मैन वहाँ पे बिल्कुल हक्का बक्का हो गया कि 1 सालों पहले इसकी कल्टीवेशन मेरे बराबर थी और अब ये मुझे इतनी आसानी से सरपास कर सकता है। जिसके बाद वाले ने उसी फिंगर ऑफ डेथ का इस्तेमाल करके वहाँ पे नेक्स्ट दरवाजे को भी तोड़ा एंड इसके अंदर में वहाँ पे लाखों की तादाद में डिमोनिक सोल्जर्स तो नहीं थे, लेकिन 5 पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जो कि ओल्ड मैन जैसे ही थे। उनकी कल्टीवेशन इससे भी ज़्यादा थी एंड वो पाँचों मिलकर फिर से उसी तरीके का एक पाइथन का हमला करते हैं। जिसके बाद वालिन समझ चुका था कि इसके साथ में लड़ने के लिए वालिन को एक लेवल आगे की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि वालिन यहाँ पे कौन से स्पेल को इस्तेमाल करने वाला है। यस, डिमोनिक फिंगर को। वालिन ने यहाँ पे डिमोनिक फिंगर को एक्टिवेट किया एंड सेम सिचुएशंस इन लोगों ने भी काफ़ी बड़ी पाइथन्स को उन स्पिरिचुअल एनर्जीज की मदद से वहाँ पे कलेक्ट किया। इसके साथ साथ वहाँ पे वो जो लाखों की तादाद में पीछे की तरफ में डिमोनिक सोल्जर्स थे वो लोग हमला कर रहे थे। वो बुड्ढा भी हमला कर रहा था, सामने के ये 5 बुड्ढे भी हमले कर रहे थे और वालिन यहाँ पे एकलौता अकेला इन सभी को सोलो कर रहा है। वालिन यहाँ पे फिंगर ऑफ डेथ के अंदर में सभी पावर्स को गैदर किया, काफ़ी तेज़ हमला किया, जिसके बाद वो 5 बुड्ढे भी वहाँ पे ढेर हो गए। मरते नहीं है सब के सब, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद वालिन रुकता नहीं है, उसने नेक्स्ट दरवाजे को भी तोड़ दिया उससे डिमोनिक फिंगर की मदद से। एंड इस सिचुएशंस के दौरान इन लोगों का वो जो हमला था वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हम लोग को नजर आता है। मतलब उसने ये किया वो किया, पीछे से डीमन सोल्जर ने वो किया, लेकिन इवेंचुअली वालिन अपने डिमोनिक फिंगर से सबको रोक देता है एक ही झटके में। एंड सब लोग मरे नहीं है, यहाँ पे कई सारे डिमोनिक सोल्जर्स मरे हैं, लेकिन स्टिल कई सारे वहाँ पे जिंदा भी है। वो ओल्ड मैन वगैरह अभी भी जिंदा है। वालिन ने जब उस लास्ट दरवाजे को तोड़ा तो उसके अंदर सिर्फ एक लौता एक ही कल्टीवेटर था एंड इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी। वालिन जैसे इसके ऊपर में हमला करता है तो उस कल्टीवेटर ने उसे रोक दिया, लिटरली डिमोनिक फिंगर की पावर्स को वहाँ पर रोक दिया। मतलब इसकी कल्टीवेशन कम नहीं है, ऑलमोस्ट वालिन के बराबर भी हो सकती है। जिसके बाद वालिन को वहाँ पे उसने बताया कि मैं फर्स्ट कमांडर हूँ, सबसे पावरफुल कमांडर अंडर द डीमन जनरल। कमांडर वांग शांत हो जाइए, आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। जिसके बाद वहाँ पे वालिन ने बोला मुझे बस डीमन जनरल से बात करनी है। वालिन से ये सवाल पहले भी कुछ कल्टीवेटर्स ने पूछा जब वो दरवाजे के सामने था, लेकिन वालिन बोलता है कि मुझे उनसे बात करनी है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं करने देंगे। उसके बाद ही वालिन को ये कदम वहाँ पे उठाने पड़ते हैं। वालिन अच्छी तरीके से जानता है कि अगर यहाँ पे कुछ और सिचुएशंस ख़राब हुई तो यहाँ पर उसका रहना मुश्किल हो जाएगा, बट स्टिल वालिन यहाँ पे इतना ज़्यादा बोल चाहता है। इसी दौरान वालिन ने अपने डिमोनिक फिंगर की पावर्स को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। जिसके बाद उस फर्स्ट कमांडर के साथ में काफ़ी तेज़ वहाँ पे एक क्लैश ऑफ होता है, लेकिन उनका वो जो क्लैश ऑफ था उनसे सिर्फ रिपेल्स ही क्रिएट हुए, जिस वजह से वहाँ पे आसपास के कल्टीवेटर्स बस घबराए, लेकिन अभी तक वो दोनों पूरी तरीके से सलामत थे। तभी सडनली वहाँ पे फर्स्ट डोर जो कि लास्ट डोर था वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो जो दरवाज़ा था उसे वालिन ने नहीं तोड़ा था, बल्कि एक्चुअली में वो अंदर से टूटा एंड उसके टूटते ही उसके अंदर से आता है 10 किलिंग इंटेंट, जो हमला वालिन के ऊपर में ऑलरेडी पहले हो चुका है। और तुम्हें पता है ये हमला किसने किया था? यस, हम लोगों के डीमन जनरल है। मतलब ये जो दरवाज़ा तोड़ा वो कोई और नहीं बल्कि डीमन जनरल था। एंड पिछली बार जब वालिन के ऊपर में ये हमला आया था तब वालिन पूरी तरीके से पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन इस दौरान सिचुएशंस बिल्कुल अलग थी। एक्चुअली में वालिन ने जब उस लास्ट मतलब फर्स्ट कमांडर के ऊपर में जब हमला किया था तब वहाँ पर वालिन डिमोनिक फिंगर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वालिन ने इस्तेमाल किया था अंडरवर्ल्ड डाइंग फिंगर। हाँ, मुझे लगा था कि उसने वहाँ पे इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये बात हम लोग को बाद में मेंशन मिलती है कि वालिन ने अंडरवर्ल्ड डाइंग फिंगर को यूज़ कर दिया था। उसकी पावरफुल पोटेंशियल तक नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक थी एंड वो छोटे से पिंगी फिंगर से जैसे उसने उसे रोका था तभी उसी दौरान जनरल इसके ऊपर में हमला कर देते हैं एंड वालिन के हाथों में अभी भी वो अंडरवर्ल्ड डाइंग फिंगर है। वालिन ने सोच रखा था कि सीतोनांग का ये जो मोस्ट पावरफुल 3 किलिंग मूव्स में से एक जो है इसको वालिन इस्तेमाल ऐसे कैजुअली नहीं करने वाला, लेकिन सिचुएशन अब ऐसी आ चुकी थी कि वालिन को फाइनली इस अटैक को वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है एंड इसके सामने में जब ये पावरफुल 10 किलिंग इंटेंट्स आते हैं तो वालिन ने अपने इसी पिंकी फिंगर्स यानी कि अंडरवर्ल्ड डाइंग फिंगर की मदद से उसके 10 के 10 कोलैप्सेस को पूरी तरीके से चकनाचूर करके रख दिया।
इससे हम लोग को साफ-साफ पता चलता है कि वार्निंग के पास में लास्ट बार भी पोटेंशियल थी कि वो आसानी से इन 10 के 10 कोलैप्सेस को रोक दे अंडरवर्ल्ड डाइम फिंगर की मदद से, लेकिन सिचुएशंस उतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी, जिस वजह से वार्लिन ने वहाँ पर खुद को अपनी तरीके से रोक के रखा था। एंड इस दौरान वार्लिन यहाँ पे फुल अटैक के मूड में आया। तो वार्लिन यहाँ पे अपने एसेस को, सेलेस्टियल ट्रेजर्स वगैरह को इस्तेमाल करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला था। इस दौरान तक वार्लिन की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स के साथ में आकर लड़ पाना वार्लिन के लिए कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि उनके पीछे में काफ़ी ज़्यादा इसकी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज वहाँ पे वेस्ट हो चुकी है, और वार्लिन अपने ट्रेजर्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन इसी बीच वार्लिन ने अपने स्लॉटर आर्ट का भी इस्तेमाल किया था, जिस वजह से यहाँ पे कुछ अटैक्स ऐसे थे जिसकी वजह से वो जो सभी के सभी पावर सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के अंदर में यूज्ड अप हुई थी, वो वापस से रिकवर हो जाती है उन्हीं मरे हुए डिमोनिक सोल्जर्स की वजह से। एंड वार्लिन के पास में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अभी भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन स्टिल वार्लिन की उस पिंकी फिंगर के अंदर में इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जैसे ही वो कोलैप्सिस के साथ में टकराती है तो 5 किलोमीटर के अंदर जो भी कल्टिवेटर सोल ट्रांसफॉर्मेशन से कम पे थे वो लोग मर गए। इनफैक्ट वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह थी पूरी तरीके से तबाह हो गई, ज़मीन हिल गई, और वो भी 5 किलोमीटर के अंदर। मतलब सोच लो कौन से लेवल का पावर्स को ये लोग पोजेस कर रहे थे। इसके बाद वहाँ पे डीमन जनरल के साथ में उसकी बातचीत होती है, और वार्लिन ने बोला कि मुझे बस जानना है कि आखिर 13 कहाँ पर है, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद डीमन जनरल ने बोला कि अब जो भी बातचीत होगी इस लड़ाई के बाद होगी। इसके बाद वहाँ पे उसने एक और हमला किया जो कि इस किलिंग इंटेंट से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थी, जिसका नाम था 100 वेव्स ऑफ डिमोनिक सी। इसके बाद जैसे ही उसने इस हमले को किया तो फिर से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है, एंड इस तबाही के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।